नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी खबर आपका फायदा। देखिए, कोरोना के खिलाफ जंग में लॉकडाउन एक सबसे बड़ा हथियार था जिसका हमने भी इस्तेमाल किया, जिसका हम पालन भी कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी था, लेकिन डे 1 से लॉकडाउन का सबसे बुरा असर जिन लोगों पर पड़ा है, समाज के जिस तबके पर पड़ा, वो है हमारे मजदूर, हमारे डेली वेजेस लेबर्स। खासकर वो लेबर्स जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो बेघर हैं, जिनको अगर दिहाड़ी नहीं मिली तो शाम की रोटी मिलना मुश्किल है। और यही कारण है कि लॉकडाउन के बाद से ही उनमें एक बदहवासी का आलम हमने देखा। घर जाने की जद्दोजहद, घर जाने की जिद, घर जाने का उतावलापन हमने उन लोगों में देखा। और ये कई बार हिंसक प्रदर्शन के रूप में भी हमारे सामने आ चुका है। तब से ये सवाल लगातार उठ रहे थे कि आखिर इन तमाम प्रवासी कामगारों को उनके घर भेजने की रणनीति क्या हो। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के तहत ये सुनिश्चित किया कि अभी इंटरस्टेट मूवमेंट को इजाजत नहीं दी जाएगी, यानी कि लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जा पाएंगे। ये जरूरी भी था, लेकिन अब जो प्रवासी कामगार हैं, जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए छात्र हैं, पर्यटक हैं, तीर्थयात्री हैं, उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण, एक नई राह खुल गई है। केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को एक ऑर्डर जारी कर दिया है। उसमें गाइडलाइंस हैं जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अब लेबर्स को, कामगारों को, पर्यटकों को, छात्रों को अपने अपने गृह राज्य भेज सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इतना आसान होगा? अब राज्यों को समन्वय बनाना है, अथॉरिटीज बनानी है, रजिस्ट्रेशन करना है, पहचान करनी है, बसेस के इंतजाम करने हैं। तो कहा जा रहा है कि ये एक मैराथन प्रक्रिया होगी और इसमें अगर कोई छोटी सी भी चूक हुई तो फिर कोरोना संक्रमण फैलने के खतरे ज्यादा हैं। इसीलिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि केंद्र सरकार का ये जो ऑर्डर है ये कितना प्रैक्टिकल है, इसके सामने क्या चुनौतियां हैं और राज्य इसके लिए क्या वाकई में तैयार हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर लौटते हैं, मेहमानों से चर्चा करेंगे। जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो दूसरे शहरों में काम करने गए लाखों मजदूरों के सामने रोजी रोटी का सवाल पैदा हो गया। डर से वो पैदल ही सैकड़ों मील दूर अपने घरों की ओर निकल पड़े। लेकिन कोरोना का आतंक ऐसा था कि जो जहां था वहीं रोक दिया गया। लेकिन अब केंद्र ने प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का रास्ता साफ कर दिया है। गृह मंत्रालय ने बाकायदा गाइडलाइंस तैयार की है ताकि घर वापसी पूरी तरह से सुरक्षित और नियंत्रित माहौल में हो। हालांकि लाखों मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों को उनके घर वापस भेजना आसान भी नहीं होगा। लॉजिस्टिक चुनौतियां तो होंगी ही, साथ ही कोरोना महामारी से इनको बचाना भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। फिलहाल केंद्रीय ऑर्डर्स की गाइडलाइन को देखें तो सभी राज्यों को एक नोडल अथॉरिटी की नियुक्ति करनी होगी और तय प्रोटोकॉल के तहत फंसे हुए लोगों को उनके घर भेजना होगा। राज्यों के बीच सड़क मार्ग के लिए आपसी सहमति होनी चाहिए। यात्रा कर रहे सभी लोगों की पहले स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं दिखे उन्हें ही यात्रा की इजाजत मिले। यात्रा फिलहाल सिर्फ सड़क मार्ग और बसों से होगी। बसों को यात्रा से पहले पूरी तरह सैनिटाइज किया जाए। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन किया जाए। अपने शहर, गांव पहुंचने के बाद सभी यात्रियों की मेडिकल जांच की जाए। उन्हें क्वारंटाइन में रखा जाए। साथ ही सभी यात्रियों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप ऑन रखने को भी कहा जाए ताकि उन्हें ट्रेस किया जा सके। 19 दिन का दूसरा लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा है। लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन इस ऑर्डर के बाद राज्यों के लिए फंसे लोगों का इंटर स्टेट मूवमेंट आसान नहीं होगा। फंसे हुए लोगों की उनके घर पहुंचाने की सारी कवायद 3 मई के बाद शुरू होगी। यानी राज्यों के पास सिर्फ 4 दिन है जिसमें उन्हें लोगों को उनके घर पहुंचाने की योजना तैयार करनी है। ऐसे में यूपी, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों के लिए चुनौतियां और बढ़ जाएंगी, क्योंकि महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्यों से जो मजदूर जाएंगे उनकी बड़ी तादाद इन्हीं राज्यों की है।
लौटे हुए मजदूरों की टेस्टिंग, क्वारंटाइन की व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी होगी। इनमें कोई कोरोना पॉजिटिव मिला तो उसका इलाज भी राज्यों को ही करना होगा। कई राज्यों ने केंद्र से मजदूरों को ले जाने के लिए ट्रेनें चलाने की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र ने ये कहकर ठुकरा दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन ट्रेनों से ज्यादा बसों में बेहतर तरीके से हो सकेगा। लाखों लोगों को उनको घर तक पहुंचाना एक बेहद जटिल और मैराथन प्रक्रिया होगी, क्योंकि इतने लोगों को बसों में बैठाकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए पूरा करना कोई एक दिन या 2 दिन का काम नहीं होगा। इसमें कई हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। इसके लिए राज्यों को बसों का इंतजाम करना होगा, ड्राइवर और स्टाफ को भी तैयार करना होगा। इस प्रक्रिया में वे इलाके शामिल नहीं हैं जो हॉट स्पॉट या कंटेनमेंट जोन है, यानी वहां पर फंसे हुए लोगों को अभी अपने घर लौटने के लिए इंतजार और करना होगा। साथ ही ये लोग अपना आपा ना खोएं, इसकी जिम्मेदारी भी राज्यों को ही करनी होगी, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र में घर जाने की मांग को लेकर लोग सड़क पर उतर आए थे और हिंसक घटनाएं भी हुई थी। वैसे यूपी और असम जैसे राज्यों ने फंसे हुए छात्रों और मजदूरों को घर लाने की कोशिश पहले ही शुरू कर दी थी, लेकिन अब केंद्र की हरी झंडी के बाद राज्यों की चुनौतियां बढ़ गई हैं। उधर केंद्र को भी लॉकडाउन पूरी जिम्मेदारी से खोलना होगा, ताकि जान और जहान दोनों की हिफाजत हो सके, यानी हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। इन चुनौतियों के बीच प्रवासी कामगारों को सुरक्षित घर वापसी आगे की रणनीति बनाने में काफी अहम रोल अदा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं पवन कुमार साहब, जो कि जोनल सेक्रेटरी हैं बीएमएस यानी कि भारतीय मजदूर संघ के। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर के अग्रवाल, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं आईएमए के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर अग्रवाल, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं आलोक रंजन साहब, जो कि फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। आलोक रंजन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। देखिए, मैं पवन जी से शुरुआत करना चाहूँगा चर्चा की, क्योंकि वो मजदूरों को रिप्रेजेंट करने की बॉडी से जुड़े हुए प्रतिनिधि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को बीते 24 घंटे का जरा हाल बता दें। जब से ये ऑर्डर पास किया गया स्टेट की ओर से, जो बेचैनी है मजदूरों में, उसका आप अंदाज़ा लगाइए। देखिए, महाराष्ट्र में जितने मजदूर फंसे हुए हैं, उन्होंने यूपी की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना शुरू किया और 24 घंटे में बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख कॉल्स आ चुकी हैं यूपी के हेल्पलाइन नंबर्स में। दिल्ली के हेल्पलाइन नंबर्स में 45,000 कॉल्स आ चुकी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि घर जाने का उतावलापन इतना है, घर जाने की ये बदहवासी जो है इतनी है, हर कोई घर जाना चाहता है, लेकिन इनको घर कैसे भेजा जाए, ऑर्डर जारी होने के बावजूद अभी तक ये क्लियर नहीं है। पवन जी, आप लोग के पास किस तरह के कॉल्स आ रहे हैं, किस तरह का आलम मजदूरों के बीच में है, और क्या आप मानते हैं कि ये जो ऑर्डर्स, ये जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं, ये संतोषजनक है? पवन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो। हाँ, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हेलो हेलो। भारतीय मजदूर संघ ने सरकार की इस गाइडलाइन का स्वागत किया है, किंतु साथ ही ये कहा है, वित्त होम मिनिस्ट्री को हमने एक संदेश भेजा है कि इस बसों के द्वारा इन लोगों को लेकर जाना ये इतना मैराथन कार्यक्रम होगा कि इसी में सालों गुजरेंगे। हमने ये कहा है पॉइंट टू पॉइंट, जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली से चलकर लखनऊ, दिल्ली से चलकर पटना, दिल्ली से चलकर भुवनेश्वर, सीधा ट्रेन रास्ते पर जाए, रास्ते में न रुके और वहाँ पर स्थानीय स्तर पर बसों से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाए तो समय कम लगेगा, संख्या ज़्यादा जा सकेगी। किंतु इससे भी महत्वपूर्ण काम मैं एक दूसरा सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। यदि 3-4 रोजगार सरकार खोल दे, जैसे बीड़ी उद्योग अगर खोल दे, तो आज बीड़ी में लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है, जिनको फिर ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर फिशरी उद्योग को खोल दे तो वहाँ भी 2 करोड़ मजदूरों को रोजगार मिलेगा, उनको ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
ऐसी प्लांटेशन को अगर खोल दे, ऐसे जो रोजगार देने वाले बड़े उद्योग हैं अगर उसको चालू करे तो इसकी शायद आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, किंतु जब जितनी भी आवश्यकता है, ये महत्वपूर्ण सुझाव है कि कुछ आप जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं उनको खोल दीजिए तो फिर लोगों को इंटरस्टेट भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली। लेकिन पवन जी, जहां तक हमारी जानकारी है, सब जानते हैं, कई राज्यों ने केंद्र सरकार को कहा कि आप ट्रेनों की व्यवस्था कीजिए, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, ट्रेन नहीं खोलेंगे हम, आपको जाना है तो बसों से जाइए। क्या आपको लगता है कि ट्रेन एक बेहतर विकल्प होगा? क्योंकि ट्रेन के लिए केंद्र सरकार मना कर रही है। हमने भी सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से निवेदन किया है कि ये जो फिजिकल डिस्टेंस है, मैं क्षमा करना, आप सोशल डिस्टेंस बोल रहे थे, मैं उसको फिजिकल डिस्टेंस बोल रहा हूं। बिल्कुल सर, बोलिए। शारीरिक दूरी बनाते हुए, बिल्कुल शारीरिक दूरी बनाते हुए एक डब्बे में जिसमें 72 सीट होती है, उसमें अगर हम 30 लोग 40 लोग लेकर जाएंगे तो एक ट्रेन में हम 700-800 लोगों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। 20 डब्बे की ट्रेन होती है, 600-700-800 लोगों को लेकर जा सकते हैं और पॉइंट टू पॉइंट चलाएंगे, रास्ते में रुकेगी नहीं, रास्ते में कोई ठहराव नहीं, तो निश्चित रूप से जल्दी पहुंचेंगे। ये इंपॉर्टेंट सुझाव है। मैं जरा जल्दी से आलोक रंजन जी के पास चलता हूं। आलोक जी, क्या ये धरातल पर ये प्रैक्टिकल नजर आ रहा है आपको कि हम बसों से इंटरस्टेट मूवमेंट करें? देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी कह रहे हैं कि 20 लाख कामगार तो उनके ही हैं जो बाहर फंसे हुए हैं अंदर और बिहार आना चाहते हैं। यूपी के 10 से 15 लाख बताए जा रहे हैं। झारखंड ने 17 अप्रैल को कहा कि 12,000 लोकेशंस पर हमारे 6 लाख कामगार हैं। उसके बाद लेटेस्ट आंकड़ा अभी वहां से 10 लाख का आ रहा है। तो 30-40 लाख तो इन 2-3 स्टेट के हो गए हैं, बाकी स्टेट का आंकड़े अलग हैं। क्या आपको लगता है कि बसेस से ही हम इनके मूवमेंट को अंजाम दे पाएंगे या हमें कुछ और उपाय करने पड़ेंगे? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दो प्रदेशों का सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर जो है वो है, और सबसे ज्यादा बड़ी समस्या इन्हीं दो प्रदेशों को सामने है। दोनों प्रदेश मतलब ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि नहीं, हम अपने लोगों को वापस लाएंगे। भारत सरकार की MHA की गाइडलाइंस भी आई हैं इनको वापस लाने के बारे में। तो एक तरीके की गाइडलाइंस और ये सब तो इशू हो गई है, जिससे लगता है कि एक वातावरण ये तो बना है कि हाँ, इनको वापस लाया जाए सेफ गार्ड्स को पालन करते हुए। लेकिन जैसा आपने बताया, एक लॉजिस्टिक्स की मतलब एक प्रैक्टिकल बात कि बसें कितनी आखिर लगाई जाएंगी जो इनको वापस लाया जाए, ये बात अभी मैं सुन रहा था अभी आप लोगों के वक्तव्य भी। तो ये बात स्पष्ट है कि आखिर इतनी ज्यादा बसें लगाना बहुत मुश्किल होगा और बहुत समय लग जाएगा इसमें उनको लाने में, चाहे फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग जो भी पालन किया जाए। तो इसके लिए वो पता नहीं क्यों ये सुझाव अभी नहीं इस पर सहमत हो पा रही है, सहमति कि स्पेशल ट्रेन इसके लिए रन की जाए। मैं समझता अगर स्पेशल ट्रेन रन करी जाए तो इसमें ज्यादा मात्रा में लोग जो हैं वो तुरंत एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। फिर जैसे अभी कहा पूर्व वक्ता ने कि लखनऊ मान लीजिए आ गए, लखनऊ से उनको किसी को मऊ जाना है, किसी को आजमगढ़ जाना है, किसी को गाजीपुर जाना है, तो वो अपना बस से जा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। पर जैसे लखनऊ तक वहां से ट्रेन से आ गए, इस तरीके की व्यवस्था कर ली जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा जो एक बहुत ही अच्छा सुझाव अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा वो ये है कि अगर कोई ऐसे उद्योग चालू कर लिए जाएं वहाँ पे जिसमें ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, क्योंकि देखिए लोग क्यों वापस आना चाहते हैं, एक तो वो है कि भाई इतने पड़े हुए हैं घर से दूर, दूसरा वहाँ कोई रोजगार नहीं है। ठीक है, खाने वाने का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन वो भी अब कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता है वो उसकी बात रहती है, कितना ये लोग उससे संतुष्ट होते हैं नहीं होते हैं, या एक ही जगह रहे एकदम से उग जाती है तबियत उनकी पड़े हुए। अगर रोजगार का साधन मिलता है तो हो सकता है वहाँ रुकें और रोजगार का वो लें, और नहीं तो उनको लाने के लिए मैं समझता हूँ के बारे में विचार करना चाहिए। वाकई में ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल आलोक जी और पवन जी ने जो सुझाव दिया, आलोक जी ने भी इसका समर्थन किया है कि वाकई में आप कुछ उद्योग ऐसे खोल दीजिए कि आपको मूवमेंट की, माइग्रेशन की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि अगर वो अपने घर जाते भी हैं तो एक न एक दिन तो उन्हें वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि रोजगार का सवाल है। घर पे भी वो अगर जो हमारे कामगार हैं, प्रवासी कामगार हैं, वो कितने दिन तक घर पर रहना पसंद करेंगे अगर उनके हाथ में रोजगार ना हो? या तो उनके घर में रोजगार दिलाइए, नहीं तो जो उद्योग शहरों में और बाकी इलाकों में है उनको खोलने की कोशिश होनी चाहिए, एक सुझाव है। लेकिन इससे बड़ा सवाल है सुरक्षा का, संक्रमण के फैलने का। डॉक्टर के अग्रवाल बताएंगे। सर, आपको जो गाइडलाइंस गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई हैं उसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक कामगार का जो घर जाना चाहता है उसकी हम स्क्रीनिंग करेंगे, सिम्टम्स देखेंगे और एसिम्टोमेटिक होगा तो उसको हम भेज देंगे। सर, लेकिन यह सामने आया है कि एसिम्टोमेटिक तो सबसे बड़ी कैरियर है, थर्मल स्क्रीनिंग से वायरस पकड़ में आएगा नहीं, तो आपको लगता है कि फिर और टेस्ट हम क्या इतने सारे लोगों का कर पाएंगे? आपको लगता है ये
प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, टेस्टों की जरूरत नहीं है। क्लिनिकल स्क्रीनिंग के अंदर में यू कैन सस्पेक्ट कि कोरोना है कि नहीं है। आप सबको मास्क पहना रहे हो, मास्क पहना के फैलने की संभावना कम हो जाती है। आई डोंट थिंक सो सरकार इसलिए लोगों को डीकंजेस्ट करना चाहती है कि लोगों को नौकरी नहीं है या लोगों को खाना नहीं मिल रहा। डीकंजेशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग अदरवाइज हो नहीं पाएगा। दिल्ली के अंदर में मैं सब इलाकों के अंदर में रोज पता करता हूं, वहां पे एक एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं। 10 बाय 10 की खोली में 10 लोग रह रहे हैं। एक मकान में 100 लोग रह रहे हैं वहां पे, और 100 लोगों के लिए एक कॉमन बाथरूम है। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी? अगर आप इंडस्ट्री को खोल दोगे मान लीजिए, तो सोशल डिस्टेंसिंग हो ही नहीं सकती। आपको जब थाईलैंड वाले जेलों को डीकंजेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक डीकंजेशन का मतलब है कि ये कोरोना जाने वाला नहीं है, 2-4 साल तक जाने वाला नहीं है। इस वक्त में आप देखोगे कि सारे इंडस्ट्रीज गांवों की तरफ भागेंगी क्योंकि मजदूर वहां पर है। मजदूर को यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंडस्ट्री वहां जाएगी। क्योंकि आज नहीं तो कल आपको डीकंजेशन चाहिए। आपको ये नहीं चाहिए कि गांवों में तो खेतों के अंदर में लोगों के पास में बहुत बड़ी जगह है और दिल्ली के अंदर में या शहरों के अंदर में लोग छोटी छोटी कोहली अपने जो कोठरी के अंदर में 15-15, 20-20 लोग रह रहे हैं। आई थिंक रैशनलाइजेशन होगा। याद रखिए, हमें कोविड के साथ रहना होगा, कोविड के साथ जीना होगा, कोविड के साथ लड़ना होगा, और वो बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नहीं हो सकता। किसी भी मेट्रो के अंदर में जितने भी कर्मचारी बैठे हुए हैं, उनके साथ में आप लड़ाई नहीं जीत सकते। आपको अपनी इंडस्ट्री बाहर ले जानी पड़ेगी जहां पे मजदूर है। मजदूर के पास में आपको इंडस्ट्री ऐसे नहीं लगाने की मजदूर भाग के आए। अब जैसे यूपी है, बिहार है, वहां इंडस्ट्री ट्रांसफर होंगी क्योंकि मजदूर वहां पर है। अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया तो ये बीमारी कंट्रोल होने वाली नहीं है। चलिए, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो इंटरस्टेट माइग्रेशन की इजाजत अगर दी है सरकार ने, तो इससे जो एक साथ कई लोग, जो खासकर जो प्रवासी मजदूरों के बीच में हमको देखने को मिलता है कि गुर्बत के कारण वो रहने को मजबूर होते हैं, एक एक छोटे छोटे कमरों में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो कम से कम वो कंजेशन जो है वो कम होगा। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। पवन जी, एक बात जो कही जा रही है वो कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं। हमारे संवाददाता ने गुजरात से एक रिपोर्ट भी भेजी है, उसमें जब से ये खबर आई है और हम देख रहे हैं कि अफवाहों का बाजार किस तरह से गर्म है। कोई कह रहा है कि बसें लगी हुई हैं, कोई कह रहा है ट्रेनें लगी हुई हैं, वो सब हमारे सामने है। लेकिन जब मजदूर जा रहे हैं डीएम कार्यालय में, जब गुजरात के एक जिले में गए तो वहां पता चला कि डीएम साहब कह रहे हैं कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इस ऑर्डर में भी रजिस्ट्रेशन की बात है। वो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? क्या मजदूरों को अप्लाई करने जाना पड़ेगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन कीजिए। मजदूर कह रहे हैं कि हमें तो पढ़ना लिखना आता नहीं, हम पढ़े लिखे होते तो मजदूर श्रमिक क्यों होते, तो हम ऑनलाइन अप्लाई कहां से करें? तो ये जो भ्रांति है, क्या आपको लगता है कि इस पर कुछ क्लैरिटी मिल पाई है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कैसे नफरी होगी, कितने लोग जाना चाहते हैं, क्या जाना चाहते हैं? मुझे क्या लगता है, संबंधित राज्य सरकारों को इस सारे काम के लिए मैं एक बड़ा प्रैक्टिकल सुझाव देना चाहता हूँ। वो स्थानीय, अखिल भारतीय स्तर की, स्थानीय स्तर की ट्रेड यूनियन, सामाजिक संगठनों को इस योजना में शामिल करें। ये एक महत्वपूर्ण काम होगा। एक और मैं बात जो कह रहा था कि भवन निर्माण के काम भी रोके गए हैं। मेरा मानना है कि भवन निर्माण भी, छोटे स्तर का जो भवन निर्माण है, खोल देना चाहिए, जाएगा ही नहीं मजदूर। किंतु आपका जो मूल प्रश्न है रजिस्ट्रेशन के लिए, सरकारों ने जिला स्तर पर अपने अधिकारी नॉमिनेट करेंगे, कितने कर पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न होगा। और दूसरा, ट्रेड यूनियन को शामिल करेंगे तो थोड़ी सुविधा रहेगी। एक बात जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, मैं डॉक्टर साहब की बात का समर्थन करता हूँ और एक सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूँ अपनी ओर से कि स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, वहाँ जो उद्योग लग सकते हैं उसका वैल्यू एडिशन हो सकता है। आज हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को बड़े शहर में लाते हैं, बड़े शहर से फिनिश गुड को छोटे स्थान पर लेकर जाते हैं। उससे हमारा फ्यूल बिल भी बढ़ता है, उससे हमारा एनवायरनमेंट भी प्रभावित होता है। अगर वैल्यू एडिशन के काम छोटे स्तर पर हम कर लेंगे तो ज़्यादा एक अच्छा प्रयोग हो जाएगा, ऐसा हमको लगता है। एक तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ट्रेड यूनियन की बिल्कुल एक जिम्मेदार पदाधिकारी के नाते। हाँ सर, बोलिए।
मैं जो निवेदन करूं 1 मिनट में 10 सेकंड में, भारतीय मजदूर संघ ने जब से लॉकडाउन का पीरियड प्रारंभ हुआ अभी तक 55,000 केंद्रों पर हम लगभग अलग अलग दिन मिला करके लगभग 15-18 करोड़ लोगों को भोजन करवा चुके। एक दिन में 20 लाख 50 लाख लोगों को भोजन करवाते हैं। तो एक बड़ा सूखा राशन बांट रहे हैं, साबुन बांट रहे हैं, सैनिटाइजर बांट रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, करोड़ों की संख्या में मास्क बांट दिए हमने, काढ़ा बांटा जा रहा है। ऐसे प्रयोग मेरा मानना क्या है कि सरकारें करेगी, ट्रेड यूनियन को भी इन सारे विषयों पर अगर ध्यान देंगे तो ज़्यादा सुरक्षित मजदूर रह सकेगा और मजदूरों को ट्रेन के द्वारा भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा मुझे होगा। लगता है ट्रेड यूनियंस को आपने बहुत अच्छी बात बोली, आपने ट्रेड यूनियंस को भी भूमिका बनानी। देखिए ये लॉकडाउन जो एक सरकार के लिए बहुत बड़ा मौका भी लेकर आया है, जो अनऑर्गेनाइज में जो 90% कामगार काम कर रहे हैं, जो किसी लिस्ट में नहीं है, बुक में नहीं है, सरकार की खसरा खतौनी कहीं नहीं है, मुझे लगता है कि उनका रजिस्ट्रेशन, उनका चिन्हीकरण अभी हो जाना चाहिए। एक सरकारों के लिए एक मौका भी है। खैर उस पर कभी और बात, लेकिन महत्वपूर्ण सुझाव दिया आलोक रंजन साहब। जो अभी पवन जी कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको फिर क्वारंटाइन में रखना है, एक कामगार जो बाहर से आ रहा है उसका आपको हेल्थ चेकअप भी करना है, क्या आपको लगता है प्रशासनिक स्तर पर इसमें क्या दिक्कतें आने वाली हैं? संक्षेप में जाना चाहूंगा सर। नहीं, प्रशासनिक में दिक्कतें तो हैं, इसमें ऐसा नहीं कि काम बहुत आसान है, लेकिन अब प्रशासन को ये सब व्यवस्था करनी पड़ती है जब समस्या आती है। और ऐसे जब और भी आपदाएं आती हैं, जब कोई समस्या आती है तो प्रशासन इस तरीके की व्यवस्था करता है। तो मैं समझता हूँ जिलाधिकारी या जिलाधिकारी के पास जो टीम रहती है और जो सब रहता है वो अगर जिसमें लगे हैं कि भाई इसको रजिस्ट्रेशन कराया जाए, उनकी सूची बनाई जाए और उनको सूची के अनुसार भेजा जाए जहाँ जहाँ उनकी बसें लग रही हैं, जो कुछ भी लग रहा है, तो मेरे ख्याल प्रशासन ये कर सकेगा। ऐसा बात नहीं है कि ये ऐसा काम नहीं है जो प्रशासन ना कर सके। और उसके बाद जो उनकी स्क्रीनिंग होनी हो या उनकी क्वारंटाइन होना हो या आइसोलेशन होना हो या जो भी होना हो, इस सब की पूरी एक स्टेटमेंट ऑफ प्रोसीजर बन सकता है और प्रशासन व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन हाँ, आसान काम नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ, आसान नहीं है क्योंकि समस्या काफी बड़ी है। दूसरी बात यह है कि जैसे ये बात आ रही है कि उद्योग को ले जाया जाए वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो देखिए एक कोरोना जो आया है एपिडेमिक, इसके बहुत परिणाम होंगे दूरगामी, बहुत कुछ होंगे। ये तो बदलेगा, पूरा वातावरण बदलेगा, आर्थिक वातावरण बदलेगा। देखिए आप इसमें पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा क्या देखिएगा, एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो आज खाली 1% या 1.15% खर्च हो रहा है वो बढ़ेगा। पर्यावरण के बारे में लोग जागरूक और हो जाएंगे, सरकारी नीतियों में पर्यावरण को परिवेश लाना आवश्यक हो जाएगा। तीसरा, ये सब चीजें भी करनी पड़ेंगी कि इंडस्ट्री वगैरह एक जगह ना हो, उन्हें डिसेंट्रलाइज किया जाए, वो दूरगामी क्षेत्र में भी जाएं, वहां सेटअप हो। लेकिन तमाम पहलू देखने बिल्कुल आलोक जी, बिल्कुल आपने सही कहा, यानी कि ये जो कोरोना काल आया है ये कोई सामान्य पॉज नहीं है कि आप दुनिया रुकी हुई है और उसके बाद इसी तरह से चलती रहेगी। बार बार ये कहा जा रहा है, आलोक जी ने भी कहा कि कोरोना काल के बाद स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, दुनिया देखने का तरीका बदल जाएगा, इकोनॉमी का तरीका बदल जाएगा, इंडस्ट्रीज को आपको दोबारा तरीके से सोचने होंगे उपाय। ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन फिलहाल डॉक्टर के अग्रवाल साहब, सबसे सुरक्षित तरीका क्या होगा? क्योंकि हमको सर लाखों कामगारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है और बार बार सोशल डिस्टेंसिंग का हर कॉर्नर पर उसको मेंटेन करना मुश्किल भी होगा। ऐसे में सबसे सुरक्षित तरीका इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए क्या होगा? ओनली वन, वट एवर यू डू, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आपको इनको ट्रांसफर जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा होगा। और आपको सारी ट्रेन्स को कन्वर्ट करना होगा 3 टीयर से 2 टीयर, यानी कि 3 टीयर में कोई नहीं जाएगा, उसको 2 टीयर की तरह इस्तेमाल करो और आप लोगों को भेज दो। बस में जाना इम्प्रैक्टिकल है, पॉसिबल ही नहीं है, और ड्राइवर और इतना लंबा गाड़ी चला भी नहीं पाएगा। स्ट्रेट जो एडवाइस किया गया है कि ट्रेन सीधा जाएं, सीधा वापस आएं, और वहां जाने के बाद में ट्रेन को आप डिसइंफेक्ट कर सकते हो डब्बों को, और दैट इज द ओनली वे। आई डोंट थिंक सो बसेस के अंदर में यह पॉसिबल हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस महत्वपूर्ण सुझाव के लिए, अपनी बात रखने के लिए। पवन कुमार साहब हमारे साथ जुड़े, आप वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। डॉक्टर के अग्रवाल, थैंक यू सो मच सर, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। आलोक रंजन साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने भी बहुत वैल्यूबल सुझाव दिए हैं, थैंक यू सो मच। तो कुल मिलाकर सरकार की ओर से ये जो कदम उठाया गया है ये निहायत ही ज़रूरी कदम था, ये उठाया जाना चाहिए था, लेकिन इसके जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं वो राज्यों को वो सारी तैयारी, नियोजन सब राज्यों को वहन करना है। राज्यों के पास अभी थोड़ा वक्त है, एक बेहतर तैयारी के साथ
इसको अंजाम दिया जा सकता है ताकि इंटरस्टेट मूवमेंट जो प्रवासी कामगारों का हो वो सुरक्षित हो। और इसमें बार बार एक बात उभरकर सामने आ रही है, वो ये कि बसेस, सिर्फ बसेस से, सड़क मार्ग से आप इतनी सारी तादाद में लोगों को मूवमेंट नहीं करा सकते। इसलिए आज नहीं तो कल केंद्र सरकार को ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चलाने पर गौर करना जरूरी होगा। ये अभी तक की चर्चा से सामने आ रहा है। इसी तरह के कुछ और मुद्दों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, नमस्कार।